किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? ऑप्शन सी, हुन आक्रमण से। दोस्तों, हुन आक्रमण के परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। दूसरा प्रश्न है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है, तो याद रखिएगा एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपसे पूछा जा सकता है चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयालय ने। यहाँ पे लिख देते हैं विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। और चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर। तीसरा प्रश्न है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन खाली स्थान द्वारा किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। चलिए आंसर बताएंगे। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर लागू किया था, ध्यान रखना है। और देखिए अकबर ने क्या क्या किया था? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। कब? तो 1563 ईस्वी में। और 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? तो जो बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है औरंगजेब के शासन काल में। देखिए दोस्तों, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। और देखिए औरंगजेब एकमात्र मुगल बादशाह था जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। और इसी ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया था। किसने? तो औरंगजेब ने। कब? तो 1679 में, याद रखेंगे। निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? चार्ल्स विल्किंस। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। विलियम जोन्स को याद रखना है। सर विलियम जोन्स ने प्रसिद्ध रचना जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसने? तो विलियम जोन्स ने। फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। चितरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दी गई है। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और इनको भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को। आगे देखिए, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इनके दरबार में रहते थे हरिसेन। सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर क्या है? याद रखिएगा अशोक। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, अशोक से संबंधित है, याद रखना है। बिंबिसार की बात करें तो ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। शिशुनाग की बात करें तो ये नाग वंश के संस्थापक थे, ध्यान रखना है। 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? चलिए आप सभी 9 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और दादा भाई नौरोजी ने ही
सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय यानी प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था? बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखना है, इनको भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर जो है राष्ट्रकूट से संबंधित है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। अब देखिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? तो दंती दुर्ग ने। याद रखना है, किसने किया था? दंती दुर्ग ने। और यहाँ पे देखिए चालुक्य है, तो चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? पुलकेशिन प्रथम ने। चोल वंश की स्थापना किसने किया था? विजयालय ने। पल्लव वंश की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा सिंह विष्णु ने। सभी को ध्यान रखना है। और दोस्तों, हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा और साथ में आपका रिवीजन भी होगा। प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और देखिए, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। याद रखिएगा जल से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों याद रखना है। तो हमने आपको पहले भी बताया था, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति याद रखेगा एमंडसेन। और उत्तरी ध्रुव पूछे तो रॉबर्ट पियरी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी याद रखना है। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? तो देखिए, यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ ये किस देश में बहती है? तो याद रखिएगा इराक में। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इराक में। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी है, याद रखिएगा। और नील नदी का उद्गम कहाँ से है? तो विक्टोरिया झील से है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछा जाता है तो वोल्गा। यहाँ पे लिख देते हैं वोल्गा नदी, ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, याद रखना है। और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा महावेली गंगा। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। सुएज नहर के खुलते ही खाली स्थान और खाली स्थान के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सुएज नहर जो है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है और इसके खुलते ही लंदन और चेन्नई के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, याद रखना है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको थोड़ा सा क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, अभी इस चैनल पर मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए 4 क्लास चल रहे हैं और चारों क्लास का जो क्लास टाइमिंग है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर है देहरादून में। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। शिमला में क्या है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला में, याद रखिएगा। और एक पूछा जाता है भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला जो कि नई दिल्ली में है। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर खाली स्थान में पाए जाते हैं। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर जो है पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। और याद कीजिए, हमने आपको बताया था साल और सागौन जो वृक्ष है इसी पर्णपाती वन के वृक्ष है, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा सही नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है?
बी ऑप्शन चना खरीफ, ये सही नहीं है क्योंकि चना जो है ये खरीफ की नहीं रबी की फसल है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? चलिए आंसर बताएंगे, कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये क्या है? इको फ्रेंडली है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का जो टूटना है वो अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है? अपक्षय। तो देखिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, सही जवाब है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? पालक, क्योंकि पालक जो है ये आयरन का प्रमुख स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? चलिए 21 के लिए आंसर बताएंगे। और हमने आपको बताया था भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से हैं? चलिए एक बार बता देते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, दूसरा है कथक उत्तर प्रदेश का है, तीसरा है कथकली केरल का है, चौथा है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, पांचवा मणिपुरी मणिपुर का, छठा ओडिसी ओडिशा का, सातवां है सत्रिया असम का और आठवां है मोहिनी अट्टम केरल का। याद रखेंगे ये 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा कुचिपुड़ी। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित किस देश में अवस्थित है? आपको बताना है अमेजन जो है ये किस देश में अवस्थित है। यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन ब्राजील में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ब्राजील के साथ फ्रेंच, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला जैसे देशों में अमेजन नदी प्रवाहित होती है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। नील नदी अफ्रीका में विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके एग्जाम में नाटो का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इंग्लिश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे 23 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स में। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नाटो की स्थापना कब होती है? 4 अप्रैल 1949 को। याद रखेंगे। लंदन में किसका हेड क्वार्टर है? तो याद रखिएगा लंदन में है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। न्यूयॉर्क में किसका हेड क्वार्टर है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का हेड क्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय सर्व क्षमा, चलिए आंसर बताएंगे क्या है। तो यहाँ पे 24 का आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय सर्व क्षमा एक मानव अधिकार समूह है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु किस रोग से होती है? देखिए WHO की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तपेदिक। याद रखिएगा WHO के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु जो है याद रखिएगा तपेदिक से होती है। आर्किड भारत के कौन कौन से भाग में उगाई जाती है? तो देखिए आर्किड भारत के ठंडे और घाटी क्षेत्र वाले भाग में उगाई जाती है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। सत्यजीत राय फिल्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पिकासो संबंधित है।
यहाँ पे देखिए प्रश्न घुमा के पूछा गया है, सिर्फ आपको बताना है पिकासो किससे संबंधित है। हमने आपको पिकासो के बारे में बताया था, पूरा नाम है पाब्लो पिकासो। ये स्पेन के महान चित्रकार थे और इनका संबंध किससे है तो याद रखिएगा चित्रकारी से। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और सत्यजीत राय की बात करें तो इनको 1984 में याद रखिएगा पूछा जाता है, 1984 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। धारावाहक तार कैसा होता है? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, आंसर बताइए। तो देखिए धारावाहक तार कैसा होता है, सही जवाब है न्यूट्रल होता है, याद रखना है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस दोनों याद रखना है। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को, याद रखेंगे। और विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ध्यान रखेंगे। और भी आपको याद रखना है, दिवस से संबंधित आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, जैसे कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए 15 मार्च। जितने भी दिवस से संबंधित हम आपको प्रश्न बताएंगे आपको रट लेना है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, विश्व रंगमंच दिवस पूछा जा सकता है तो 27 मार्च, और विश्व यक्षमा दिवस याद रखिएगा 24 मार्च, और विश्व जैव विविधता दिवस हमने आपको पहले भी बताया था 22 मई को। आगे देखिए योग दर्शन किससे संबंधित है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, योग दर्शन किससे संबंधित है तो याद रखिएगा ये पतंजलि से संबंधित है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। न्याय दर्शन से कौन संबंधित है तो गौतम ऋषि न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, याद रखिएगा पूछा जाता है एग्जाम में। निम्न में किस स्थान पर बायोगैस प्लांट कार्यरत है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, कोयम्बटूर, उदयपुर, पूसा, इन सभी जगह में डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है? चलिए 32 के लिए आंसर कीजिए। कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है? तो यहाँ पे सही जवाब है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में घटिया माल आते हैं, सही जवाब है डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रैम। रैम जो है ये द्वितीयक संचयक यूनिट नहीं है। रैम इस तरह से लिखा जाता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है रोम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो रीड ओनली मेमोरी, दोनों को याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ पर की गई? देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, और इन्हीं के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को याद रखिएगा एकता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे 35 का आंसर क्या हो जाएगा, कोयम्बटूर में स्थित है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति। महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसका संबंध किससे है? देख सकते हैं बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है।
चलिए 37 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जो है, जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसका संबंध है संसद एवं विधानसभा दोनों से। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। निर्णायक मत है, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निर्णायक मत है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? जब दोनों पक्ष सहबद्ध यानी टाइड हो तो निर्णायक मत कहते हैं उसी को। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, याद रखिएगा। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? चलिए 40 के लिए आंसर बताएंगे। और आज से पहले मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए जितने भी क्लास कराए गए हैं, सभी क्लास को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। लगभग 3 से 4 प्लेलिस्ट होगा और सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, तो आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो याद रखिएगा राज्यपाल के नाम से। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन। हमने आपको पहले भी बताया था। आगे देखिए, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ताप के वे अच्छे रोधक होते हैं, इसलिए। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? चलिए 43 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, जब दो समांतर दर्पण हो आमने सामने तो इसके बीच जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत। तो इसको याद कर लेना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कितना बन सकता है, तो अनंत। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या करेगा? तो देखिए, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाता है तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गवाएगा। तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन गवाएगा। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? यानी कि सिंपली आपसे पूछा जा रहा है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये सबसे आसान प्रश्न है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा। बुध ग्रह की बात करें तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है बुध ग्रह, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। और हमारे सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिनके पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह याद रखना है, टाइटन पूछा जाता है। टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछे तो शुक्र ग्रह है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? देखिए दोस्तों, हमारा जो सन है ये एक गैसों का गोला है। इसमें मुख्य रूप से 2 गैसें होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। और हमारा सन जो है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो आप सभी जानते हैं 7 रंग होते हैं। 2 वेक्टर जिनका मान अलग है। चलिए आंसर बताएंगे क्या होगा? 2 वेक्टर जिनका मान अलग है। तो देखिए, 2 वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन।
जब भी दो वेक्टर जिनका मान अलग दिया हो तो उनका परिणामी जो है शून्य नहीं हो सकता, याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पे असत्य पूछा गया है। देखिए, इसका प्रयोग यानी प्राकृतिक गैस का प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ये भी सही है। इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह CO तथा H2 का मिश्रण है, जो कि बिल्कुल गलत है, याद रखना है। प्राकृतिक गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण नहीं है, ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक गैस एक रंगहीन, गंधहीन, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के स्रोत है, ध्यान रखना है। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो दोस्तों, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। कोयला की बात करें तो सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा है? एंथ्राक्साइड, याद रखेंगे। और सबसे लो क्वालिटी का कोयला है पीट। कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए। पारा अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद, जिसे अमलगम भी कहा जाता है, तो अमलगम बनाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 51 का, याद रखिएगा बी ऑप्शन। यहाँ पे पारद होगा, पारा नहीं। यहाँ पे लिख देते हैं पारद, जिसे अमलगम भी कहा जाता है, तो सही जवाब है पारद। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चलिए 52 के लिए आंसर बताएंगे। तो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में पहले भी बताया था, सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है चांदी, यानी कि सिल्वर। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं किया जाता है, तो सही जवाब है सी ऑप्शन, याद रखिएगा। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? चलिए 54 के लिए आंसर बताएंगे, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो याद रखिएगा हरी सब्जियां, हरी सब्जियों में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? इस प्रश्न को याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, बीज के अंकुरन के लिए क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और तापमान चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, पानी दिया हुआ है, हवा यानी ऑक्सीजन है, और ताप यानी तापमान, प्रकाश की जरूरत नहीं होती है बीज के अंकुरन के लिए, तो याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? चलिए 56 के लिए आंसर बताएंगे, सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करेगा? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, गैस। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। शुष्क बर्फ को ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। आँख के मायोपिक दृष्टि यानी कि अल्प दृष्टि में क्या होती है? तो देखिए, आँख के मायोपिक दृष्टि में रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है, याद रखिएगा। और आँख में जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर बनता है? रेटिना पर, यानी दृष्टि पटल पर। कैसा बनता है? याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है, यानी इन चारों ऑप्शन में से किसको छोड़कर वायरस जो है ये समस्त पौधों को संक्रमित करता है? तो याद रखिएगा तनाग्र को छोड़कर बाकी सभी पौधे को
ये संक्रमित करता है। इंसुलिन स्रावित होती है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह, जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और इस दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है। तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है? याद रखिएगा, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब देखिए इंग्लिश के प्रश्न है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग। यहाँ पे देखिए जो वर्ड लिखा गया है इसका सेम मीनिंग आपको बताना है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, ये जो मीनिंग लिखा गया है इसका मतलब होता है कंजूसी और इसका सेम मीनिंग वाला शब्द है इकोनॉमी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? देखिए ए ऑप्शन में है इकोनॉमी, याद रखिएगा। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। रिजेक्ट का आपको अपोजिट बताना है। रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना, और इसका अपोजिट क्या होगा? स्वीकार करना। तो सबसे आसान प्रश्न है, यहाँ पे हो जाएगा एक्सेप्ट। रिजेक्ट का क्या होगा? एक्सेप्ट। फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको भरना है। सिगरेट, स्मोकिंग इज इंजुरियस, खाली स्थान, हेल्थ। देखिए आप लोगों ने 10th क्लास में इस तरह के सेंटेंस बनाए होंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है और आप लोगों ने पढ़ा होगा जिस भी सेंटेंस में इंजुरियस वर्ड का प्रयोग होता है उसके साथ क्या लगता है? टू लगता है। तो याद रखना यहाँ पे क्या होगा? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ। तो आंसर होगा ए ऑप्शन। देखिए 64 नंबर में है वन वर्ड यानी कि अनेक शब्दों के बदले आपको एक शब्द बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या होता है? ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स का मतलब होता है सेंचुरी यानी कि 100 साल। तो आंसर होगा बी ऑप्शन। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चुनाव करें। अब देखिए हिंदी व्याकरण के प्रश्न है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा अशुद्ध लिखा गया है। तो देखिए अमावस्या जो है ये अशुद्ध लिखा गया है। अमावस्या इस तरह से होता है, यहाँ पे लिख देते हैं अमावस्या ये होता है। चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें, यानी कि आपको चयन शब्द में कौन से संधि है आपको बताना है। तो सबसे पहले चयन का विग्रह करेंगे, क्या होगा संधि विग्रह? चे जोड़ अन। तो यहाँ पे ए है और आ है, तो किस संधि का ये रूल है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आयादी स्वर संधि में। जब संधि करते समय ए आए ओ औ के बाद अन्य कोई स्वर आए तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए चे जोड़ अन क्या हो गया? चयन। तो ये कौन से संधि का उदाहरण है? आयादी स्वर संधि। तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक से एक बढ़कर चालाक होना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पत्थर का पर्यायवाची होता है पाहन, पाषाण, शिला, प्रस्तर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है पाषाण। अमित, अमित शब्द का श्रुति संभिन्नार्थक शब्द क्या है? यानी इस अमित का मतलब क्या है और इस अमित का मतलब क्या है आपको बताना है। तो देखिए इस अमित का मतलब होता है अत्यधिक और इस अमित का मतलब होता है शत्रु। तो यहाँ पे आंसर होगा सी ऑप्शन। जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसके लिए है अभियुक्त। तो सही जवाब है डी ऑप्शन अभियुक्त। आगे देखिए जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है दमन और दीव। याद रखना है, यहाँ पे केंद्र शासित पूछा गया है
और राज्य पूछे तो हरियाणा, और सबसे अधिक पूछे राज्य में तो केरल है। चार्ल्स विल्किंसन का भगवद गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, चार्ल्स विल्किंसन के भगवद गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले वर्ष 1785 में प्रकाशित किया गया। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, याद रखिएगा। चार्ल्स विल्किंसन कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो देखिए, नाइचो जो है ये जापान की गुप्तचर संस्था है। सही जवाब है सी ऑप्शन। एक पूछा जाता है अल मुखबरात, जो कि इराक की गुप्तचर संस्था है। मगध की राजधानी कौन सी थी? चलिए 64 के लिए आंसर बताएंगे। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो याद रखिएगा गिरिव्रज या राजगिरी। सैंधव सभ्यता का महानगर स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? चलिए 65 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, मैक्सिमम चीज़ें जो मिली है मोहनजोदड़ो से। तो आपको याद रखना है ए ऑप्शन। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था, और ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में भगवा नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, और ये रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइए। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? यहाँ पे सही जवाब है 1674 में, याद रखेंगे। कब? 1674 में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई से होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, और इसके समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट। वर्ष 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा अंग्रेजी भाषा में संपादित ये बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। याद रखिएगा ये किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में। किसने प्रकाशित किया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कब? तो 1780 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद ने। कब? तो 1897 में किया था। और स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। इसे भी ध्यान रखेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना कौन सी थी? तो सही जवाब है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा ये क्या था? वल्लभाचार्य ने। यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है, वल्लभाचार्य ने। आगे देखिए, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो दोस्तों, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है 30 डिग्री का अंतर है। निम्नांकित में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे जनसंख्या घनत्व कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। याद रखिएगा। और सबसे अधिक पूछे तो अपना बिहार का है, और केंद्र शासित में सबसे अधिक पूछे तो दिल्ली है, याद रखना है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में किस
गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड और ये हुआ था 1984 में। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य का नाम क्या है? तो कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में। कहवा का अधिकतम उत्पादन होता है किस देश में? ब्राज़ील में, इसलिए ब्राज़ील को कहवा का पात्र भी कहा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है? तो ये है, याद रखिएगा, कौन सी गैस? तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, ओजोन। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन जो है परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन लेयर समताप मंडल में पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं, सभी को ध्यान रखना है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला जुंको तेवई, याद रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला पूछे तो बछेंद्री पाल, याद रखिएगा, कौन? बछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम 2 बार महिला कौन थी? तो संतोष यादव। सभी को ध्यान रखना है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी है? तो ये है चावल। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, चावल। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो पर्यावरणीय प्रदूषण को परमाणु विस्फोटों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, गंदे पानी का उपचार करके, यानी कि सही जवाब है डी ऑप्शन। भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की? तो ये प्रारंभ किया अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। आगे देखिए, अनुच्छेद 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। और अनुच्छेद 25 में क्या है? तो स्वेच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार है, अनुच्छेद 25 में। राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? तो राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? तो संघीय मंत्री परिषद, याद रखिएगा। भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? चलिए इस प्रश्न को आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।